जॉन नामक एक सज्जन अपनी कार के पास खड़े होकर सूटकेस और बैग निकालने में व्यस्त थे। जैसे ही वह इस कार्य को कर रहा था, उसके करीबी दोस्त उसके पास आए और सामान लादने के काम में अपनी तरह की सहायता देने लगे। अपनी आवाजों में विलाप के संकेत के साथ वे उसके जल्दबाजी में चले जाने के बारे में अपनी जिज्ञासा और चिंता व्यक्त करने लगे। वे उसके इतनी जल्दी चले जाने के अचानक फैसले के पीछे के कारणों को समझने के लिए उत्सुक थे, जिससे उसके आसन प्रस्थान के बारे में एक जीवंत बातचीत शुरू हो गई। जैसे ही युवती ने अपने दोस्त के सामान को खंगाला, उसे वास्तव में एक लुभावनी कला का नमूना मिला। जब वह कैनवास पर प्रदर्शित सरासर सुंदरता और कलात्मकता को देख रही थी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। यह निर्विवाद रूप से एक उत्कृष्ट कृति थी। इसके ज्वलंत रंग और जटिल विवरण उसकी इंद्रियों को मोहित कर रहे थे। अपनी आवाज में आश्चर्य के भाव के साथ वो कला के इस शानदार काम की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करने से खुद को नहीं रोक सकी। जॉन के आसपास एकत्रित मित्रों की मंडली की ओर मुड़ते हुए उसने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। इस उल्लेखनीय खोज के पीछे की कहानी को जानने के लिए उत्सुक थी। उसके दोस्त उत्सुकतावश उसकी ओर झुक गए। उनकी निगाहें जॉन पर टिकी हुई थी और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। एक मामूली मुस्कान के साथ जॉन ने ये कहानी सुनाना शुरू किया कि कैसे उसके पास यह असाधारण पेंटिंग थी। उन्होंने खुलासा किया कि यह उन्हें एक रहस्यमय परोपकारी द्वारा उपहार में दिया गया था। रहस्य और साजिश में डूबी एक कहानी जिसने उनके सामने पहले से ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली उत्कृष्ट कृति में आकर्षण की एक और परत जोड़ दी। दोस्तों के समूह में से एक व्यक्ति ये देखे बिना नहीं रह सका कि जॉन के साथ कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसकी विशेषताओं में चिंता झलक रही थी। उसने धीरे से इस विषय पर बात की और जॉन से पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है या क्या कुछ ऐसा है जिसके लिए उसे सहायता की आवश्यकता है। जॉन एक आत्मनिर्भर व्यक्ति होने के नाते शुरू में किसी भी मदद से इनकार कर दिया और अपने दोस्त को आश्वासन दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये देखभाल करने वाला दोस्त जॉन की भलाई के लिए वास्तविक चिंता दिखाता रहा। उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाने की इच्छा दोहराई और इस बात पर जोर दिया कि अगर जॉन को कभी भी जरूरत महसूस हो तो उसे मदद करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उनके आसपास की हवा में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि समूह का प्रत्येक सदस्य जॉन के अचानक चले जाने के अंतर्निहित कारणों के बारे में आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। जॉन ने उनकी जिज्ञासा को भांपते हुए और समझाने की इच्छा रखते हुए कुछ हल्का फुल्का बहाना साझा करने का फैसला किया। उन्होंने मजाकिया ढंग से उल्लेख किया कि वह केबिन बुखार के एक मामले का अनुभव कर रहे थे और उनके खुजली वाले पैर दृश्यों में बदलाव के लिए तरस रहे थे, जिसने उन्हें जल्दी छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। इस स्पष्टीकरण ने हालांकि हल्के फुल्के अंदाज में उसके दोस्तों को खुश कर दिया और उसके जाने के रहस्य को लेकर अभी भी चिंतित थे। एक विशेष दृश्य में एक युवा महिला की नजर एक तीर पर पड़ी और वो इसके बारे में पूछने की लालसा को रोक नहीं सकी। तीर को अपने हाथ में पकड़कर उसने पूछा कि क्या उन्हें इसे वापस खींचने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो रही थी। उसकी एक सहेली ने चंचल लहजे में चुटकी लेते हुए पूछा कि वह इससे किस तरह की खदान का शिकार करने की योजना बना रही होगी। जॉन, जो हमेशा त्वरित प्रतिक्रिया देता था, तुरंत बोला। उन्होंने मजाकिया ढंग से सुझाव दिया कि शायद उसकी नजर अपने संभावित लक्ष्य के रूप में एक हिरण पर थी, जिससे स्थिति में थोड़ी गंभीरता आ गई। एक लड़का और एक लड़की मोटरसाइकिल पर सवार होकर गिरोह के बाकी सदस्यों से मिलने के लिए जॉन के घर की ओर जा रहे थे। कुछ दोस्ताना परिचय के बाद जैसे जैसे समूह का आकार बढ़ता गया, उन्होंने एक बार फिर अपना ध्यान जॉन के आसन प्रस्थान की ओर लगाया। इसके पीछे के रहस्य को समझने की उत्सुकता में उन्होंने जॉन से इसका कारण पूछा, जिस पर उसने शुरू में अस्पष्ट जवाब दिया, यह एक निजी मामला है। माहौल को हल्का करने और ध्यान केंद्रित करने के प्रयास में जॉन ने मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाने का फैसला किया। उन्होंने वापस लौटने और आराम करने के तरीके के रूप में सभी को ताज़ा हरी बियर की पेशकश की। इस प्रस्ताव का सभी ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया और एक पल के लिए उत्साह बढ़ गया। हालांकि जॉन के प्रस्थान के बारे में समूह की जिज्ञासा लगातार बनी रही। उनके सामूहिक आग्रह ने अंततः उसे थका दिया और वह नर्म पड़ गया और अपने आगामी प्रस्थान के पीछे का कारण साझा करने के लिए सहमत हो गया। जॉन ने समूह के सामने एक विचारोत्तेजक प्रश्न रखा और उनसे कल्पना करने के लिए कहा कि यदि प्राचीन पाषाण युग का कोई व्यक्ति किसी तरह आज तक जीवित रहने में कामयाब हो तो कैसा होगा। उन्होंने सभी को इस काल्पनिक व्यक्ति की उपस्थिति और विशेषताओं पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों में से एक ने हास्य के स्पर्श के साथ ये कहते हुए कहा कि पाषाण युग के व्यक्ति शायद बहुत थका हुआ महसूस कर रहे होंगे यदि उन्होंने उन सभी सहस्राब्दियों को सहन किया हो। इस मजाकिया टिप्पणी से समूह में हंसी गूंज उठी और माहौल हल्का हो गया।
जैसे जैसे बातचीत जारी रही, समूह के प्रत्येक सदस्य ने उत्सुकता से अपने कल्पनाशील विचार साझा किए कि यह प्राचीन व्यक्ति कैसा दिख सकता है और वे आधुनिक दुनिया के लिए कैसे अनुकूल होंगे। जॉन विशेष रूप से गहरी रुचि के साथ सुनते थे और अपने दोस्तों के विविध विचारों का आनंद लेते थे। जीवंत चर्चा के बीच लड़कियों में से एक ने अचानक पूछा कि क्या किसी को भूख लग रही है, जिससे बातचीत को क्षण भर के लिए मोड़ दिया गया। इसी विराम में जॉन ने एक धमाकेदार रहस्योद्घाटन करने का फैसला किया। उसने 14,000 साल का व्यक्ति होने की बात कबूल की। इस रहस्योद्घाटन ने समूह में सभी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया और जो कुछ उन्होंने अभी सुना था उस पर विश्वास करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रारंभ में उन्होंने इसे जॉन का मजाक समझा और यह मानकर हंसने लगे कि यह एक हास्यप्रद शरारत थी। हालांकि जॉन का रवैया गंभीर रहा और उन्होंने आश्चर्यजनक दावा दोहराया। उन्होंने बताया कि हर दशक में जब लोगों को यह एहसास होने लगता था कि उनकी उम्र नहीं बढ़ रही है, तो वो चुपचाप उस जगह से चले जाते थे और अपने असाधारण अस्तित्व के अगले अध्याय की ओर बढ़ जाते थे। उत्सुक और अभी भी अविश्वास में समूह ने सुना जब जॉन ने त्रुटिहीन सटीकता के साथ ऐतिहासिक घटनाओं, हजारों वर्षों की घटनाओं का वर्णन किया। उन्होंने उनसे एक हैरान करने वाला सवाल पूछा और पूछा कि बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें ऐतिहासिक घटनाओं का इतना विस्तृत ज्ञान कैसे हो सकता है। यह उनकी अपनी व्यक्तिगत यादों से घटनाओं को याद करने की उल्लेखनीय क्षमता थी, जो 14,000 साल पुराने होने के उनके अविश्वसनीय दावे का समर्थन करने वाले सम्मोहक सबूत के रूप में काम करती थी। जॉन ने अपनी उल्लेखनीय यात्रा के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान की। जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह दूसरों की तरह बूढ़ा नहीं हो रहा है, तो वो अनिश्चित था कि यह अभिशाप था या आशीर्वाद। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें विश्वास होने लगा कि उन्हें अपने विस्तारित जीवन में पूरा करने के लिए एक विशिष्ट मिशन या उद्देश्य है। हालांकि उनके स्पष्टीकरण के बीच में जॉन का फोन बजने लगा, जिससे उसे कॉल का जवाब देने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ा। पंक्ति के दूसरे छोर पर एली थी और उसकी आवाज सुनकर जॉन ने सैंडी को अपने साथ कमरे में आने के लिए इशारा किया। एक बार जब सैंडी वहां थी, तो जॉन ने पूछा कि क्या उसके पास एली के मध्यावधि परीक्षा परिणाम उपलब्ध हैं। अपनी आवाज में करुणा के साथ जॉन ने एली को आश्वस्त किया कि डी ग्रेड प्राप्त करने के बावजूद उसने वास्तव में सी जोड़ के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। उनके शब्दों का उद्देश्य उसे सांत्वना देना और प्रोत्साहन देना था, यहाँ तक कि आदर्श से कम ग्रेड मिलने पर भी। जब जॉन समूह में लौटा तो उन्होंने उत्सुकता से उसे अपनी दिलचस्प कहानी जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। दोपहर का भोजन उनके सामने रख दिया गया था। वे जॉन की कहानी सुनने के लिए अंदर आ गए। जब एक लड़की ने जॉन से उसके जन्म स्थान के बारे में पूछा तो जिज्ञासा बढ़ती गई। जॉन ने पुरानी यादों के स्पर्श के साथ उत्तर दिया, ये स्वीकार करते हुए कि वह सटीक स्थान का पता नहीं लगा सका, लेकिन वह अपनी शुरुआती यादों के अंशों को याद कर सकता है। एक जंगल, राजसी पहाड़, अंतहीन टुंड्रा, हलचल भरे फ्रीवे, विशाल शहरी परिदृश्य और यहाँ तक कि आनंद लेने की यादें भी प्रतिष्ठित एफिल टावर के नीचे बिग मैक। जॉन ने अपने अतीत के एक असामान्य प्रकरण को याद करते हुए उल्लेख किया कि 1862 में बेल्जियम में उन्होंने एक सरकारी आवेदन को गलत साबित करने के प्रयास के लिए खुद को सलाखों के पीछे पाया था। इस रहस्योद्घाटन ने समूह में सभी को चकित और अनिश्चित कर दिया, ये सोचकर कि क्या वह सच्चा था या शायद मजाक कर रहा था। जॉन के कबूलनामे से हैरान होकर उन्होंने पूछताछ की कि वह इन अजीब कहानियों को क्यों साझा कर रहा था। जॉन की प्रतिक्रिया सरल थी, वह अपने अनूठे तरीके से सभी को मित्रवत विदाई देना चाहते थे। समूह के बीच चिंताएं बढ़ गईं और कुछ लोगों को संदेह होने लगा कि जॉन किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है। निडर होकर जॉन ने अपना ध्यान केंद्रित किया और बक्से उठाना शुरू कर दिया। उन्हें एक कार में लोड करने की तैयारी करते हुए वो अपनी प्रस्थान योजना के साथ आगे बढ़ा। माहौल ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया, रोमांस और गहरी भावना का मिश्रण बन गया। एक युवा महिला जॉन की कार के पास खड़ी थी, उसका दिल स्नेह से भारी था। नम आंखों के साथ उसने अपनी शुरुआती मुलाकात को याद करते हुए जॉन के प्रति अपने गहरे प्यार को कबूल करने का साहस जुटाया। उसके हार्दिक स्वीकारोक्ति से प्रेरित होकर जॉन ने धीरे से अपनी भावनाएं व्यक्त की, जिससे उसे पता चला कि वह भी उसकी बहुत परवाह करता है। हालांकि उन्होंने अफसोस के साथ समझाया कि वह किसी रोमांटिक रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनके अपने शब्दों में वो खुद को गुफाओं का आदमी मानते थे। इस भावनात्मक क्षण के बीच समूह की एक अन्य लड़की ने गुफा कला का विषय उठाया, विशेष रूप से लेस आइजीज में रॉक कला का उल्लेख किया। जॉन ने पुरानी यादों के स्पर्श के साथ उत्तर दिया कि यह कला जिराउड नाम के एक व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी, जिससे उनके इस विश्वास को बल मिला कि वह वास्तव में एक गुफारवासी थे।
जॉन के सहकर्मी संशय में रहे और उन्होंने उसके असाधारण ज्ञान को ये कहकर खारिज कर दिया कि यह कुछ ऐसा है जो उसने पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त किया होगा। बिना किसी डर के जॉन ने अपनी यादों को जारी रखते हुए बताया कि वो गर्म जलवायु की तलाश में पूर्व की ओर गया था। उन्होंने अपनी यात्रा की झलकियों का वर्णन किया, जिसमें विशाल महासागरों और भूमध्य सागर के साथ मुठभेड़ भी शामिल है, एक समय जिसे उन्होंने कांस्य युग की शुरुआत के रूप में पहचाना। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन किया, बुद्ध के समय में भारत के लिए निम्नलिखित प्राचीन व्यापार मार्गों का उल्लेख किया, उनके दोस्तों के बीच निराशा और ऊब पैदा होने लगी। उन्होंने उसकी कहानी को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने के लिए संघर्ष किया। समूह में बढ़ती असुविधा को महसूस करते हुए जॉन ने अंततः अपनी किसी भी असुविधा के लिए माफी मांगी। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि उनका एकमात्र उद्देश्य सभी को स्नेहपूर्ण और सुखद विदाई देना था। जैसे ही मिस्टर विल ग्रुबर जॉन को विदाई देने पहुंचे तो दृश्य बदल गया। श्री विल, एक चिकित्सक, ने जॉन की भलाई में गहरी रुचि ली और यह निर्धारित करने के लिए उसकी जांच करना शुरू कर दिया कि क्या वह अपने असाधारण लंबे जीवन के दौरान कभी बीमार हुआ था। जॉन अपने प्राचीन अतीत के विवरणों को याद करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन उन्होंने निमोनिया, टाइफाइड, पीला बुखार, चेचक और यहाँ तक कि काली प्लेग सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने का उल्लेख किया। उत्सुक और कुछ हद तक भ्रमित होकर उन्होंने जॉन के असाधारण दावों का समर्थन करने वाले साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए उस पर चिकित्सा परीक्षण करने की संभावना पर चर्चा की। हालांकि इस विचार के बावजूद संदेह बना रहा और वे इस बात को लेकर अनिश्चित रहे कि क्या उनकी अविश्वसनीय कहानी पर पूरी तरह विश्वास किया जाए। जैसे ही कुछ लोग जॉन के घर में उस फर्नीचर को लेने के लिए दाखिल हुए जिसे वह अपने प्रस्थान से पहले उदारतापूर्वक दान कर रहा था, श्री फ्रॉयड एक गहरी दार्शनिक चर्चा में लग गए। उन्होंने जॉन से पूछा कि क्या उन्हें कभी इस तथ्य पर अफसोस हुआ कि उनके 4000 साल के अस्तित्व के दौरान वे सभी जिन्हें वह अतीत में जानते थे अनिवार्य रूप से मर गए थे। जॉन की प्रतिक्रिया भावनाओं से भरी थी, क्योंकि उसने अपने लंबे जीवन में अनगिनत लोगों को खोने का दुख महसूस करना स्वीकार किया था। मिस्टर विल ने जांच जारी रखी, जॉन के बच्चों और पत्नियों के बारे में पूछताछ की। इस प्रश्न ने जॉन में और भी अधिक भावनाएं उत्पन्न कर दी, जिसने उत्तर दिया कि उसने आगे बढ़ना सीख लिया है। हालांकि मिस्टर विल के स्वर में गहरा मोड़ आ गया, क्योंकि उन्होंने जॉन पर ताने मारना और भावनात्मक रूप से आरोप लगाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसकी तुलना एक पिशाच से कर दी। तनाव तब और बढ़ गया जब मिस्टर विल ने कठोर कार्रवाई पर विचार करते हुए क्षण भर के लिए पिस्तौल लहराई। सौभाग्य से उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया और बेचैनी की स्पष्ट भावना को पीछे छोड़ते हुए परिसर से बाहर चले गए। अचानक एक रहस्य उद्घाटन हुआ कि श्री विल की पत्नी मैरी की एक दिन पहले ही अग्नाशय के कैंसर के कारण दुखद मृत्यु हो गई थी। करुणामय भाव में जॉन अपने दुखी मित्र को सांत्वना देने के लिए दौड़ा। जैसे ही समूह ने मूड को खुशनुमा बनाए रखने का फैसला किया, गमगीन माहौल जल्द ही गर्मजोशी और खुशी में बदल गया। दोस्तों में से एक ने उत्सुकता से जॉन को अपनी मनोरम कहानी जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और सभी लोग उसके अनुरोध में शामिल हो गए। जॉन खुशी खुशी तैयार हो गया और वहीं से शुरू कर दिया जहां उसने छोड़ा था। कहानी सुनाने के बीच एक विचारशील महिला ने जॉन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। भगवान ने उसे इतने अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक जीवित रहने की अनुमति क्यों दी और इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? इस सवाल ने एक उत्साही धार्मिक चर्चा को जन्म दिया। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या यूहन्ना एक उच्च शक्ति में विश्वास करता है। लेकिन यूहन्ना ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया कि वो परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। इस प्रवेश ने अपने दोस्तों को आगे पूछताछ करने के लिए प्रेरित किया, ये पूछने के लिए कि क्या उन्होंने कभी अपने विस्तृत इतिहास के दौरान धार्मिक व्यक्तियों का सामना किया था। जॉन शुरू में झिझके, लेकिन आखिरकार उन्हें सच बताने के लिए मना लिया गया। उन्होंने खुलासा किया कि वास्तव में उन्होंने धार्मिक इतिहास में एक भूमिका निभाई थी, एक ऐसा रहस्य उद्घाटन जिसने उनके दोस्तों को आश्चर्यचकित कर दिया। एक जीवंत बहस चल रही थी। कुछ लोग उत्साहपूर्वक अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, जबकि अन्य सुन रहे थे और तनाव फिर से बढ़ने लगा। इस बीच मिस्टर विल ये कहते हुए लौट आए कि उन्होंने गाड़ी चलाई थी, लेकिन कड़ाके की ठंड के कारण उन्हें वापस आना पड़ा। जॉन ने ठंड से बचने के लिए उसे प्यार से अंदर बुलाया। श्री विल ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जॉन से उसके इस विश्वास के बारे में प्रश्न किया कि वह पिछले जन्म में यीशु था। जवाब में जॉन ने मिस्टर विल को चुनौती देते हुए पूछा कि वह खुद को डॉक्टर क्यों मानते हैं, जिस पर मिस्टर विल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से स्नातक किया है। जैसे जैसे बहस अधिक गर्म होती गई, जॉन ने फैसला किया कि अब एक आश्चर्यजनक घोषणा करने का समय आ गया है।
उन्होंने कबूल किया कि पूरी कहानी एक शरारत, एक काल्पनिक कहानी थी। इस रहस्योद्घाटन ने सभी को सदमे में डाल दिया और गुस्से से भर दिया, जिससे सैंडी को छोड़कर जिन्होंने जॉन के साथ रहने का फैसला किया, उन्हें तुरंत परिसर छोड़ना पड़ा। जॉन और सैंडी के पीछे खड़े श्री विल अविश्वास में थे। इसके बाद जॉन ने 60 साल पहले की एक याद को याद करना शुरू किया जब वह हार्वर्ड में थे। जॉन थॉमस पार्टी और बोस्टन टी पार्टी जैसे विभिन्न नामों का उपयोग करते थे। श्रीमान फ्रॉयड नाम सुनकर घबरा गए। उन्होंने पूछा कि क्या जॉन ने वहाँ रसायन विज्ञान पढ़ाया है, और जॉन ने जवाब दिया कि उनकी माँ का नाम नोला था। मिस्टर विल के सामने चौंकाने वाला सच सामने आया, जॉन उनके पिता थे। इस रहस्योद्घाटन से अभिभूत होकर श्री विल को अचानक दिल का दौरा पड़ा। सहायता के लिए 911 पर कॉल करने के प्रयासों के बावजूद दुखद रूप से विल को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। यह अंत हर किसी को इस बात पर दृढ़ विश्वास दिलाता है कि जॉन कोई मजाक नहीं कर रहा था या झूठ नहीं बोल रहा था।